बच्चों वेलकम। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे रिलेटेड टू पीएच। तो देखिए हेडिंग देते हैं। हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट मतलब स्टडी और एंड न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स किसके बेस्ड ऑन पीएच। ये पीएच के ऊपर बेस्ड हम कुछ काम करने जा रहे हैं और साथ साथ हम एक बात और करेंगे कि पीएच स्केल जो होता है उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दो आर्टिकल हम साथ साथ ले रहे हैं। ये वही चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम या सीधे कहेंगे इक्विलिब्रिया पार्ट 2। ये चैप्टर अब आधा पहुंच चुका है और आधा ही बचा है, बस आधे से कम बच रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि पीएच होता क्या है। तो पीएच जब हम कहते हैं किसी बात को पीएच स्मॉल पी और कैपिटल एच पीएच, तो उसको हम कई बार पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या उसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोमेथियम ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या चीज है पीएच? अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन ऑफ पीएच क्या होगी, कैसे डिफाइन होगा? दो तरह से हो सकता है। इसकी डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है। एक तो हम ये भी कह सकते हैं पीएच के बारे में कि ये 10 की वो नेगेटिव पावर है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर। लिखता हूं मैं जरा इस बात को, फिर समझाता हूं। पहली डेफिनेशन है इट इज मतलब पीएच, या सीधा पीएच लिख देते हैं। पीएच क्या है? पीएच इज डिफाइंड एज क्या? द मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर। एक नेगेटिव पावर है मतलब माइनस साइन की पावर है। पावर मतलब जो रेज टू पावर होता है। नेगेटिव पावर ऑफ 10, किसकी पावर? 10 की, P10, जिसको रेज किया जाएगा। जैसे कहते हैं कि पीएच क्या है? 10 को अगर एक नेगेटिव पावर दी जाए, वो पावर जो होगी पीएच कहलाएगी। अगर वो ये जो वैल्यू है अगर ये एक्सप्रेस कर रही होगी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को, इसको लिख रहा हूं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको फिर से एक बार समझते हैं कि क्या कह रहा है। ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब ये है कि यदि हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो, ये कर रहे हैं हम, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बोलता है ये 10 की वो पावर होती है, 10 की वो नेगेटिव पावर होती है पीएच, जो 10 की वो नेगेटिव पावर रेज की जाए ताकि उसको हम उस टर्म्स में हम हाइड्रोनियम आयन को कॉन्सेंट्रेशन दी जाए, इसको एक्सप्रेस कर सके। यानी 10 की वो नेगेटिव पावर जिन टर्म्स में हम हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां होती है? किसी भी सॉल्यूशन में। कितने हैं? H+ आयन, उसको हम H3O+ भी कह देते हैं ना। तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल बात में कहें तो H+ भी कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, यदि हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम 10 की वो नेगेटिव पावर दे दें, तो वही चीज कहलाती है, वो नेगेटिव पावर जो होगी ये वाली, इसी कहेंगे पीएच। पीएच 10 की वो नेगेटिव पावर है जो रेज की जाती है, 10 को रेज किया जाता है, जिससे जो एक्सप्रेस की जाती है, जो एक्सप्रेस करती है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसकी एक आसान डेफिनेशन भी है। अगर मैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लूं, तो अगले स्टेप में हम इसका लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां हो जाएगा लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहां भी ले लेंगे लॉग ऑफ 10 की पावर -pH। ऐसा लिख लिया। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, लॉग ऑफ 10 की पावर कुछ भी हो, x पावर कुछ भी हो, x मान लो, तो x हमेशा बाहर आ जाता है और log 10 हो जाता है, यानी पावर हमेशा बाहर आ जाती है। log 10 की जो पावर होती है बाहर आती है। और एक और फॉर्मूला मैथ्स में कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस फॉर्मूले से हम log 10 अगर 1 कर दे तो यहां तो x बचेगा, और ये हो जाएगा log 10 की पावर x इज इक्वल टू x, यानी 10 की जो पावर होती है log लो तो वही आती है वैल्यू। अगर हम log 10 टू पावर x लेंगे तो आंसर x ही होगा, यानी पावर होगी वही आंसर होगा। तो यहां पर वही कर रहे हैं, यहां log 10 लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है? -pH, तो जो पावर होती है वही आंसर होता है। जैसे यहां log 10 की पावर x थी तो आंसर x आया, यहां log 10 की वैल्यू -pH है तो आंसर -pH आएगा। इसका आंसर तो आ गया। इसको ऐसे लिख देते हैं log सेम टू सेम हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेप आ गया। अब अगला स्टेप, अगर मैं नेगेटिव साइन को यहां भेज दूं तो pH रहेगा यहां सिर्फ pH, तो pH कितना आएगा? यहां माइनस आ जाएगा इस तरफ, तो होगा -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये पीएच की एक डेफिनेशन और है, इसको हम डेफिनेशन 2 लिख सकते हैं। डेफिनेशन 2 इससे आ सकती है बेटे, डेफिनेशन 1 तो इससे आई थी, इस फॉर्मूले से,
इसी को थोड़ा सॉल्व किया तो दूसरा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन 2 आ जाएगी। वो क्या डेफिनेशन होगी कि देखो pH इज डिफाइंड एज, लिख रहा हूं pH इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड एज, नेगेटिव लॉग, लिखा तो हुआ है नेगेटिव लॉग, तो लिख रहे हैं नेगेटिव लॉग किसकी, ऑफ, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लिख देते हैं ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन एक और, कि पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। और सिंपल करना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अगर आगे चले तो पीएच को पीएच लिखो, माइनस लॉग को माइनस लॉग, और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को सिंपल वे में हम H प्लस भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में भी एक्सप्रेस कर देते हैं, पहले भी हमने किया था उसमें। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स में इससे करते हैं। होता तो ये है लेकिन सिंपल करके इससे न्यूमेरिकल में करते हैं। तो चलिए अब हम इससे आगे चलेंगे। ये हमारा हो गया पीएच, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसका ज्यादा अच्छा वर्ड एक और भी है, और प्रोमेथियम, PROMETHIUM, प्रोमेथियम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब वही होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक नेगेटिव पावर होती है, बताया था ना, नेगेटिव पावर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर किसकी, 10 की, जिसको रेज किया जाए ताकि हम हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, और ये है इसका मतलब, और ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले। इनको आप कंठस्थ रखिए, इनका यूज मैं कुछ देर बाद कुछ न्यूमेरिकल्स में करूंगा। अभी हम और भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके बाद और क्या होना चाहिए, इसके बाद में एक बात और आपसे करने जा रहा हूं कि पीएच स्केल की बात करेंगे हम। ये पीएच स्केल और छोटी मोटी बातें और जुड़ी हुई, तो आइए पीएच स्केल देख लेते हैं। अब हम कर रहे हैं पीएच स्केल, बड़ा इजी है। सबसे पहले मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूं कि पीएच स्केल जो होता है ना, वो आर्बिट्ररी होता है। इसका मतलब क्या है, ये एक आर्बिट्ररी स्केल है। इसका मतलब मैं कुछ देर में बताऊंगा कि आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है। हमने पीएच स्केल को ना 0 से 14 तक मान लिया है कि ये स्केल 0 से लेकर, इसमें पीएच की वैल्यू, इस स्केल में पीएच की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है, ऐसा इंसानों ने मान लिया है। असल में ऐसा नहीं होता, असल में 0 से कम भी हो सकती है और 14 से ज्यादा भी हो सकती है, पर हम एक मोटे तौर पे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। तो जो मान लिया जाए उसे कहते हैं आर्बिट्ररी, माना गया। असल में उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो आइए देखिए पीएच स्केल जो जनरली माना गया है वो क्या है, एक नंबर लाइन है, वो तो स्केल है, और स्केल में हम बीच में वैल्यू लिखेंगे 7, ये पीएच की वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम पीएच की वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बराबर दूरी आप स्केल से नाप लीजिएगा, और यहां फिर से 8, 9, 10, 14 तक, 11, 12, 13 और 14 तक। ये स्केल ऐसे 14 तक बनाया गया बेटे, 0 से 14 तक। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 है, ठीक 7, तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे पानी है न्यूट्रल, वाटर है न्यूट्रल, उसका पीएच 7 होता है। लेकिन जिस सब्सटेंस का पीएच 7 से कम हो, 7 से इस तरफ, उनको हम कहेंगे एसिडिक। 7 से कम हो तो एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर हो तो बेसिक। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक पीएच। अब अगर किसी का एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा, तो 7 से कम हम 200 में बांट लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, कि 7 से लेकर अगर लगभग यहां तक होगा 3.5 या 4, इसके बीच में अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, तो इसे कहेंगे हल्का एसिडिक। और इससे भी कम होगा, 4 से भी कम, यानी 4 से 0 तक, तो उसको कहेंगे स्ट्रांगली एसिडिक। तो जितना आप इससे नीचे जाएंगे उतना स्ट्रांग एसिड होगा। यहां से यहां तक वीकली एसिडिक, WA जानते ही जो है वीक एसिड होता है, और कम आएंगे तो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांगली एसिडिक। और इस तरह आगे भी चलेंगे, 7 से ऊपर बेसिक होता है। तो 7 से लेकर अप्रोक्सीमेटली हम चलते हैं थोड़ा आगे तक, यहां तक लगभग 10.5 तक, तो यहां तक होगा हल्का सा बेसिक, और उसके आगे होगा स्ट्रांगली बेसिक। तो ये है वीकली बेसिक, और उसके आगे यहां से आगे चले जाते हैं अगर अप्रोक्सीमेटली, लगभग यहीं से शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा स्ट्रांगली बेसिक। तो इस तरह से 7 के आसपास वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक होता है, और ज्यादा दूर चले जाओ तो, इस तरफ भी ज्यादा दूर चले जाओ तो स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक। ये एक मोटा सा आइडिया है, हमने एसिडिक स्केल को नापा। तो अब हम आगे चलते हैं। इस स्केल में एक दो इसके बारे में बातें हैं। ये पीएच स्केल जो हमने अभी बताया, ये आर्बिट्ररी क्यों है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि लिमिटेशन, इसमें कमजोरियां क्या है पीएच स्केल में, तो वो हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इसको मिटाकर। पीएच स्केल में क्या कमजोरियां हैं, वीकनेसेस, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, और उसके कई और नाम भी होते हैं, तो हम ये फेलियर भी कह सकते हैं। तो वो सब बातें देखते हैं। अब आप देखिए ड्रॉबैक्स, कमजोरियां। ड्रॉबैक्स मतलब कमजोरी, क्या कमजोरियां हैं
किसमें? इन पीएच स्केल में। इस पीएच स्केल में क्या कमजोरियां हैं? तो यूं तो कई बुक्स बहुत कुछ लिखती हैं, पर बेसिकली इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि जैसे अगर मान लो हमने एक फॉर्मूला लिया था अभी कुछ देर पहले कि पीएच को एक तरह से डिफाइन किया था कि उसमें हमने कहा था कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 की एक पावर देते हैं, नेगेटिव पावर। उसी नेगेटिव पावर को जो यहाँ लिखते हैं उसी को हम पीएच कहते हैं। कुछ बुक्स यहाँ एक्स लिख देती हैं, एक्स, उसी एक्स को पीएच कहते हैं, तो हम सीधा पीएच ही लिखते हैं। तो पीएच वो नेगेटिव पावर होती है 10 की जिनमें की जिन टर्म्स में हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। यही था। अब आप एक बात सोचो, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 1 हो, इफ किसी सब्सटेंस का पीएच 1 हो तो यहां 1 पुट कर देंगे, तब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी बेटे? तब आएगी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 - पीएच कितना है? 1, तो -1 यानी कि 1/10 या 0.1। चलो 1/10 लिख देते हैं, एक ही बात है। ये आ गया बेटे। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच मान लो कि 3 है या 2 मान लो, 3 मान लो, तो 3 मान लेते हैं, तब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? तब होगी 10 की पावर माइनस पीएच। 10 की पावर माइनस पीएच, पीएच कितना है? 3, तो -3 लेंगे पीएच की वैल्यू। अब इसको हम लिखेंगे तो 1/1000 लिखेंगे, ऐसा। तो ये दो आ गए। अगर पीएच 1 था तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, अगर पीएच 3 था तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा है। अब इससे क्या मतलब निकलता है कि पीएच 1 से 3 अगर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग पीएच इक्वल टू 1 2 3, पीएच को 1 से 3 बढ़ाएं, देखो 1 से 3 बढ़ाएं, तो ये पावर जो होगी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितने से बढ़ जाएगी? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखी मैंने H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस बाय, देखो इससे ये कितना बढ़ चुका है? अगर इसको हम रेशो ले लें तो कितना ये 100 टाइम्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पीएच इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज कितनी हो जाएगी? बाय 100। देखो इसको सॉल्व कर देखो, 1/10 अपॉन 1/100 1/1000, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 जाएगा ऊपर और 10 आएगा इसके नीचे, ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ, और कट के 100 आएगा, तो इतने से डिक्रीज हो रही है। अगर पीएच को आप 2 से बढ़ा रहे हो, 1 से 3 कर रहे हो, पीएच को 1 से 3 करोगे तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इतने से इतना, मतलब 100 के फैक्टर से घट जाएगी, डिक्रीज बाय 100, फैक्टर ऑफ 100, ऐसे लिखते हैं, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 100, ये फैक्टर ऑफ 100 के फैक्टर से घट जाएगी। पहली बात ये, पीएच को अगर आप 1 से 3 करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 100 के फैक्टर से घटती है। ये है इसमें बात, एक तो नोट करने वाली बात, तो इसको लिखते हैं ऑन इंक्रीजिंग पीएच फ्रॉम 1 to 3, अगर 1 से 3 बढ़ाया जाए तो देन द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, वही बात लिख रहा हूं जो वहां लिखी है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख दिए, कॉन्सेंट्रेशन बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन है। क्या होगी वो, इसको मैं लिख भी देता हूं कॉन्सेंट्रेशन, और क्या होगी ये डिक्रीज करेगी, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 100, यानी आपने 1 से 3 बढ़ाई, मतलब 2 से बढ़ाई, पीएच को 2 से बढ़ाओगे तो 100 से डिक्रीज कर जाएगा, 100 से घट जाएगा, ये कहने वाले हम। तो ये बात कहने वाले हैं इस बात को, पीएच 1 से 3 मतलब 2 से बढ़ाया, 1 से 3 मतलब 2 से बढ़ा दिया, तो ये 100 से घट गई, और इस बात को हमने यहां प्रूव कर रखा है, इस फर्स्ट पॉइंट को, इसको हमने यहां समझा रखा है। ऐसे एक सेकंड पॉइंट को भी हम करेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी सब्सटेंस का अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं और 1 नॉर्मल लेता हूं, तो लिख रहा हूं फॉर 1 नॉर्मल, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 नॉर्मल ले रहा हूं, तो उसका पीएच जो होता है ना बेटे, वो सबसे कम होता है, ये सबसे कम, मतलब कि उसका पीएच हम कितना लेंगे? 0 लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच 0 तब होता है जब उनका 1 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं। ऐसा कोई एसिड ले लिया मैंने जिसकी नॉर्मेलिटी 1 ले ली कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका पीएच मान लो 0 है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है 0 के आसपास ही होगा, 0 ही होगा। तो ऐसे केस में बोलता है कि इफ, या इफ लिख रहा हूं, इफ फॉर, अगर इसके लिए पीएच ये है, तो ऐसा भी तो एसिड हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन वो इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, 2 नॉर्मल हो, 3 नॉर्मल हो, यानी मोर देन 1 नॉर्मल भी तो हो सकता है। फॉर देयरफॉर फॉर मोर देन 1 नॉर्मल सोल्यूशन, अगर कोई 1 नॉर्मल सोल्यूशन है तो पीएच 0 है, लेकिन अगर मोर देन 1 नॉर्मल लोगे तो आप देख रहे कैलकुलेट करके कि पीएच जो होगा वो 0 से कम आएगा, लेस देन 0 मतलब कि, और नेगेटिव भी आता है, 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव भी आता है पीएच। हम तो कहते थे कि 0 से ही पीएच होता है 14 तक, लेकिन देखो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इस कंडीशन में नेगेटिव भी आ सकता है। ये हमने सेकंड पॉइंट का ए पार्ट किया, ऐसे सेकंड पॉइंट का बी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट कहता है कि अगर कोई
स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और वो भी कितना, 1 मोलर ले रहा हूं, 1 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन वाला स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा तो उसका पीएच पता कितना आएगा, 14 आएगा। हम फॉर्मूले से कर सकते हैं सॉल्व। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन का, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 14 आता है, तो देन फॉर, अगर कोई 1 मोलर से ज्यादा हो, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, मोर देन 1 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा पीएच मोर देन 14 भी आ सकता है। ये 2 बातें नोट करने की हैं, और यहां पर भी ये 2 बातें नोट करने की हैं। तो इससे पता लगता है कि पीएच जो है नेटली भी आ सकता है, और पीएच मोर देन 14 भी आ सकता है, 14 से ज्यादा भी आ सकता है, लेस देन 0 भी आ सकता है, और मोर देन 14 भी। तो ये जो हमने अभी भी कहा कि पीएच स्केल 0 से 14 होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेस देन 0 भी कभी कभी हो सकता है, और मोर देन 14 भी हो सकता है। वो कंडीशन यहाँ लिखी है, और उसको हम यहाँ पे कहेंगे। इसीलिए ये स्केल जो है ये कोई फिक्स नहीं है कि 0 से 14 ही हो, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेरी स्केल है, माना गया स्केल है। और एक बात और कि आमतौर पर जो हमारे आसपास सब्सटेंस दिखते हैं धरती में, वो आमतौर पर उनका पीएच 0 से 14 के बीच में ही होता है। पर अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे एसिड ले सकते हैं, जैसे ये सेकंड केस में जो एसिड लिया है, और ऐसा ही कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं खुद से, जिनसे पीएच नेगेटिव भी आ सकता है, लेस देन 0 भी आ सकता है, या 14 से बड़ा भी आ सकता है। इसका मतलब ये हमने पीएच स्केल इज आर्बिट्रेरी, सिर्फ माना गया 0 से 14, उससे कम ज्यादा हो सकता है। चलिए, नॉर्मल कंडीशन में 0 से 14 ही होता है। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं। इस आर्टिकल के बाद हम अगली बात करेंगे। ये ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमजोरियां बताई पीएच स्केल की। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल उठाऊंगा, ताकि हम इसका जो हमने फॉर्मूले किए थे पीछे, इससे पहले पेज में, इससे जस्ट पहले किए थे बॉक्स में, उनके हम यूज भी उठा सके, फायदा उठा सके, और पीएच के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझ सके। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं और एक नया जगह बनाते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। वी आर क्रिएटिंग ए न्यू स्पेस फॉर सम मोर न्यूमेरिकल्स। आपको ये जो लिखा हुआ अगर नोट करना हो तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं। इसी में ये न्यूमेरिकल्स पार्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच, इसे करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करें एक न्यूमेरिकल। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, यहां से कुछ मेरे बैंक के क्वेश्चन में, तो उसमें उठा रहा हूं। बोलता क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि भाई कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन ए मिक्सचर। मैं क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहा हूं। मान लो आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 कर रहे हैं, और उसमें कहता क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो उसने ये कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये बॉक्स हो गया, बॉक्स का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और वो आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा, किसमें करनी है? बोलता है एक मिक्सचर है, इन्हें मिक्सचर कहा था उसने, इन्हें मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर एस्टिक एसिड। एक तो है मिक्सचर है बेटे, MIXTURE, मिक्सचर किसका है? 2 चीजों का। तो ऐसे कर लेंगे, 2 चीजों का मिक्सचर है। किसका? एक तो एसिटिक एसिड है, हमने लिख दिया एसिटिक एसिड है, इसका है। एसिटिक एसिड फॉर्मूला जानते ही हैं, CH3COOH। और प्लस एक और चीज है, दूसरी चीज जो मिक्सचर में है, उसको हम थोड़ा दूर लिख देते हैं। यहां शुरू करते हैं मिक्सचर को, यहां लिखते हैं। दूसरा कहा उसने सोडियम एसिटेट, तो उसको लिखेंगे CH3COONA। ये फॉर्मूला होता है सोडियम एसिटेट का, लिख देते हैं सोडियम एसिटेट। इन दोनों चीज का हमें मिक्सचर दिया गया है, तो इन दोनों को हमने एक साथ करके लिख दिया, मिक्सचर है इन दोनों का, ठीक है। और इन दोनों की कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी है वो भी कहा है। बोलता है ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर एस्टिक एसिड। ये एस्टिक एसिड तो है 0.02 मोलर, 0.02 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी भी कही हुई है 0. इसकी कही है भाई, एंड 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट, और इसका है 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है शुरू की, ठीक है भाई, दी होगी। शुरू की कॉन्सेंट्रेशन को हम सी भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। आप सी मान लो या ए मान लो, मैं सी ए मान लेता हूं। ए शुरू की कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटाकर मिक्सचर को थोड़ा दूर लिख देता हूं, यहां लिखता हूं मिक्सचर, क्योंकि मुझे यहां कुछ और भी करना है। क्वेश्चन में ये सारा मिक्सचर आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, और अब हम यहां कुछ और भी करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का मिक्सचर है, और आगे भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है गिवन दैट द आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka फॉर एसिटिक एसिड इज, तो ये एसिटिक एसिड जो है ना, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, यही लिखता हूं, फॉर एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी बात हो रही है। इसके लिए बोलता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Ka होता है बेटे एसिड का, उसकी वैल्यू आपको दे रहे हैं। एसिटिक एसिड का Ka दे रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है भाई? 1.8 10⁻⁵। ये क्वेश्चन में दी है 1.8 × 10⁻⁵। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, होगा, हमने क्या मना किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में ये कुछ दे रखा और कुछ नहीं दिया। लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन, इतना ही दिया है। तो चलिए, आपको क्या कहा है कि इन दोनों का मिक्सचर है,
और इनमें जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा हमको जब ये टूटेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है इस मिक्सचर में। और एसिटिक एसिड जो होता है उसके लिए Ka की वैल्यू इतनी है, इस एसिटिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्वस सॉल्यूशन कहा था इसको, तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस, चलिए इनको हमने एक्वस लिख लिया, प्लस एक्वस पानी मिला दिया, इसमें भी प्लस एक्वस पानी मिला दिया, पानी मिला दिए टूटेंगे। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये होता है वीक एसिड, तो वीक एसिड के लिए पता है वो कम टूटते हैं तो इक्विलिब्रियम का साइन आता है। और ये जो CH3CON है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट है ये, तो साल्ट जो होते हैं वो पूरी तरह टूटते हैं, खूब घुलने वाला साल्ट है, तो ये क्योंकि खूब घुलने वाला है तो ये पूरी तरह टूटेगा, पूरी तरह मतलब एक ही तरफ एरो आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, पूरा टूट रहा है। अब आगे चलते हैं, इसको टूटे क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस अलग हो जाएगा, CH3COO माइनस अलग हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। इनको चाहो तो ब्रैकेट में आप एक्वस एक्वस लिख सकते हो, अब मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, सिंपल करके लिख दिया, आप चाहते हैं एक्वस एक्वस ब्रैकेट में लिख दीजिए। और ये CH3CON था, ये सॉलिड था, इसको पानी में घोला तो ये भी बनाएगा CH3COO नेगेटिव और Na प्लस। और अच्छा है, बेहतर लिख दें कि ये एक्वस एक्वस मतलब पानी में घुल चुके हैं, चलो लिख ही देते हैं, ये भी एक्वस और प्लस ये भी एक्वस बन चुका है, पानी में घुल चुका है। और ये CH3COH जो होता है एसिटिक एसिड लिक्विड होता है, इस लिक्विड को पानी में घोला तो ये आयन मिले। और ये जो होता है सोडियम एस्टेट, ये साल्ट होता है, ये होता है सॉलिड, S लिख दिया और ये पानी में घोल दिया तो ये ऐसे आयन मिल गए। ये हमने दो इक्वेशन बना दी, एक में इक्विलिब्रियम है और एक में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड नहीं हो रहा है, इरिवर्सिबल है, सिर्फ आगे बढ़ेगा। याद रखना जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आते हैं उनमें दो समय लिए जाते हैं, एक तो टाइम t इक्वल टू 0 पहले बताया था मैंने, उसमें शुरू की कॉन्सेंट्रेशन जो दी है वो होगी, और साथ में एक टाइम आएगा t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम में आ रहा है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए देखो, इसके लिए भी दो टाइम आएंगे, टाइम t इक्वल टू 0, ये उसमें शुरू की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, लेकिन टाइम t आएगा एक और, वो आएगा इन्फिनिट टाइम, t इंफिनिटी, क्योंकि रिएक्शन जो है ना कंप्लीट हो रहा है, तो जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उनके कंप्लीट होने के टाइम को हम कहते हैं टी इंफिनिटी। टी इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट टाइम कभी नहीं आता। टी इंफिनिटी का मतलब होता है कि जो रिएक्शन सिर्फ आगे बढ़ते हैं पीछे नहीं आते, उनके कंप्लीट वो कंप्लीशन तक जाते हैं, उनके कंप्लीट होने का टाइम जो होता है उसे कहते हैं टी इंफिनिटी। तो इसमें दो टाइम होंगे, टी 0 मतलब शुरू का टाइम और टी इंफिनिटी मतलब रिएक्शन खत्म होने का टाइम। और इसमें शुरू का टाइम है और ये वाला इक्विलिब्रियम का टाइम है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आता है, रिएक्शन पूरा नहीं होता, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है। तो चलिए इसके साथ चलें। हमने पढ़ा था शुरू में अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी ये है, जो भी है ये, तो शुरू में इनकी 0-0 होती है, क्योंकि शुरू में बने नहीं होते प्रोडक्ट। और फिर ए में से अगर कुछ मोल्स टूट जाए, मान लो x मोल टूट जाए, तो यहां कुछ बनते हैं, यहां माइनस होंगे तो यहां प्लस होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट टूटते हैं माइनस, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के मोल में से कुछ टूटेगा और प्रोडक्ट बनेंगे प्लस। अब कितना टूटेगा, इक्वेशन बैलेंस है, इसमें इसका 1 मोल टूट रहा है तो इसका 1 और 1 बन रहा है, मतलब जितने इसके टूट रहे हैं उतने इसके बन रहे हैं। इसका अगर x टूट रहा है, माइनस x हो रहा है में से, तो यहाँ प्लस x होगा, जितने उसके टूटेंगे उतने इनके दोनों के बनेंगे, सेम ऐसा लिख देंगे बेटे। अब इस तरह से यहां पर भी कर लेते हैं, शुरू में तो इसके 0-0 थे, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ना बेटे, कंप्लीट जो वापस नहीं आता, तो वहां रिएक्टेंट तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे 0 हो जाएगा बेटे। और ये कितने होंगे, जितना ये होगा उतने ही वो बनेंगे। देखो इसका शुरू में था a मोल a, तो इनके भी a और a बनेंगे बेटे, क्योंकि पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ये एक खत्म हो रहा है तो इसका 1 और 1 बन रहा है, ये a का 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन सिर्फ आगे बढ़ रहा है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो जितना भी है उस यहां चल जाएगा और ये दोनों भी a और a बनेंगे, यानी जो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं उसमें इसके बराबर बनते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ a है तो यहाँ भी a और a बनेंगे, ऐसा कर लेंगे आप। अब ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए इसमें हम एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और एसिटिक एसिड की भी निकालेंगे। ये देखिए एसिटिक एसिड की और एसिटेट आयन, ये रहा एसिटेट आयन, इसकी निकालने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको दो स्टेप में बांट रहा हूं। पहले तो मिक्सचर में हम पूरा एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो इन द मिक्सचर, यहां से लिखना शुरू करता हूं, इन द मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर की बात हो रही है, देखो लिखा मिक्सचर पूरा लूं तो उसमें जो एसिटेट आयन है ये वाला दोनों में है बेटे, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी टोटल की पूरे मिक्सचर में। CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा बॉक्स, ये कितनी होगी बेटे, ये भी होगी और ये भी होगी, मिक्सचर में दोनों होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, तो कितने लेंगे x और a, तो लिख लेंगे x प्लस a, होगा इतनी। और दूसरी तरफ इसकी एसिटिक एसिड की लेते हैं पूरे मिक्सचर में, एसिटिक एसिड की CH3COOH की मिक्सचर में इसकी कितनी होगी देखते हैं। मिक्सचर में इसकी होगी CH3COOH की, सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, CH3COOH कहीं पर भी नहीं है, तो सिर्फ ये वाले लेंगे a माइनस एक्स, लिख देंगे a माइनस एक्स। इस x प्लस a को a प्लस एक्स कह सकते हैं बेटे, क्या दिक्कत है, a प्लस एक्स, यानी a और x, और इसकी वैल्यू तो यही थी सिर्फ,
ऐसा लिखिए। क्यों लिखा अभी थोड़ी देर मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों लिया गया है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़े। तो ए की वैल्यू तो हमें पता थी 0.02, यहां ही भर लो 0.02 और प्लस एक्स, और यहां पर भी ए की 0.02 थी। एसिटिक एसिड में ए की वैल्यू वही थी 0.02, तो यहां पर भी भर देंगे भाई 0.02 माइनस एक्स। यहां तक हो गया हमारा। एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, एसिटिक एसिड की आ गई। अब हमें और किसी चाहिए, और हमें शायद हाइड्रोनियम आयन की भी चाहिए होगी। मैं थिंकिंग कर रहा हूं, एक मिनट सोचने दो। हाइड्रोनियम आयन की निकालनी है, वो तो निकल जाएगी। अब हमें और किसी जरूरत नहीं है, शायद मैं अब कर पाऊंगा इसके बाद, शायद अब कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि पहले तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू होती है, अगर हम ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ले रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख देते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका? एसिटिक एसिड का, ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ये लिखा हुआ था, ये लिखा था वही, इसी को K को मैं दोबारा ले रहा हूं। इसकी वैल्यू K की वैल्यू दो तरह से कर सकते हैं, एक तो यहां लिखी हुई है और एक तरह से और हो सकती है। एसिटिक एसिड है कहां? क्या ये एसिटिक एसिड है? नहीं, ये रहा एसिटिक एसिड, तो इसके हिसाब से कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी, ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे आएगी इसकी। तो ऊपर आएगी प्रोडक्ट्स की, मतलब कि CH3CO माइनस की, मतलब कुल मिलाकर सीधी बात है कि ये दोनों ऊपर आएंगी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के नीचे। तो आप देखिए जब हमने किया था आर्टिकल तब हमने ऐसे किया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ जो भी लिया था हमने, तो इसमें हम ऐसे करेंगे, इन दोनों के ऊपर आएगी, यानी एक्स की और एक्स की ऊपर आएगी और इसकी नीचे आएगी, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे, और वो भी किस समय की? इक्विलिब्रियम के समय की। तो यही तो इक्विलिब्रियम है, और इस समय की, शुरू के समय की नहीं इसकी, और वो भी किसकी? एसिटिक एसिड के लिए। तो हम सोडियम एसिड तो नहीं ले सकते, हमें तो एसिटिक एसिड की लेनी है। और एसिटिक एसिड की यही वाली कॉन्सेंट्रेशन दे भी रखी, Ki की वैल्यू दे रखी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू ये भी ले सकते हैं फ्रॉम 1, तो ये आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये कहां से आएगी? फ्रॉम 1 से आ गई बेटे। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये पूरा जो आप देख रहे हो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस एक्स इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब a की वैल्यू हमको दे रखी है, तो x निकल जाना चाहिए। अब मुझे एक बार सोचने दो, अब इसके बाद खत्म करना ही रह गया, इसमें कुछ रह नहीं गया, तो एक बार सोचने दो, फिर मैं इसको आगे बढ़ूंगा। अब इसमें मैं सीधे वैल्यू पुट कर दूं कि इसको ले लूं, एक बार रुकिए, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं, हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैं इसको थोड़ा सा इससे पहले एक स्टेप और लिख लेता हूं। देखो यहीं से कि K होता क्या, मैंने अभी कहा था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, तो K को लिख रहा हूं, K होगा प्रोडक्ट की, ये दोनों की, यानी कि CH3CO की और H प्लस की भी, ये दोनों तो ऊपर आएंगी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की मतलब इसकी CH3COH एसिटिक एसिड की नीचे आएगी। और यही चीज वही थी जो एक्स और वो कह रहा था, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम निकाल चुके हैं एसिटिक एसिड की एसिटेट आयन CH3CO माइनस की कितनी है, ये वाली A प्लस एक्स यानी 0.02 प्लस एक्स, तो इसको लिख देंगे, इसको अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 0.02 प्लस एक्स। कहां देखकर? ये वाली वैल्यू देखो यहां दे रखी है, और ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये भर दिया हमने। और H प्लस को हम चाहे तो हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, यहां पे मैं H लिखूं या H प्लस, मैंने कहा था H प्लस की जगह पर आप H3O प्लस भी लिख सकते हो। H3O प्लस का मतलब वही होता है जो H प्लस का होता है, तो यहां H3O प्लस लिखा तो यहां पर भी वही लिखूंगा, H3O प्लस लिख दिया भाई, H3O प्लस, इतना हो गया। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, इसलिए इसको तो ऐसे ही रहने दो, H3O प्लस की हमने सेम टू सेम रहने दी, इसको हम सॉल्व करेंगे। और नीचे एसिटिक एसिड की हमने निकाली थी, देखो कितनी, ये निकाली थी हमने, जैसे यहां निकाली थी वैसे यहां पर भी 0.02 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 0.02 माइनस एक्स। अब आप इस पूरे फॉर्मूले में देखिए कि बस एक एक्स ऐसा है कि अगर एक्स की वैल्यू हमें मिल जाए तो इसकी वैल्यू निकल सकती है। आप सोच के देखो, इसमें हम करेंगे क्या, एक थोड़ा सा एज्यूम करेंगे कि ये जो एसिटिक एसिड है ना, एक वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए जो मॉलिक्यूल टूटते हैं एक्स की वैल्यू बहुत कम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, टूटने की हद बहुत कम होती है। तो यहां लिख रहे हैं कि फॉर वीक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, तो बोलना सिंस एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, हम जानते हैं एसिटिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, और वीक एसिड के लिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर वीक एसिड्स। फॉर WA का मतलब क्या होता है, वीक एसिड, और एक्स की वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत कम टूटते हैं, तो ये एक्स टूटी तो है, और एक्स ए में से टूट रहा है, एक्स बहुत कम टूट रहा है, क्योंकि वीक एसिड है, बहुत कम टूटेगा, एक्स की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहां और यहां नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा अगले स्टेप में, ये आएगा 0.02 प्लस एक्स लिखने की जरूरत नहीं, नेग्लेक्ट हो चुका,
और साथ में आएगा H3O+, और नीचे भी 0.02 आएगा और -x हट जाएगा क्योंकि वो नेगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1.8 × 10⁻⁵। अब मुझे इसको थोड़ा सा सोचने दो और काम खत्म करें कि इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर 0.02 था और यहाँ पे 0.0, ये सोचने दो मुझे। यहाँ पर जो मैंने एसिटिक एसिड का लिया था, एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन, वो तो A+X ली थी, लिख दी थी A+X, पर यहाँ जो मैंने A+X लिया था, ये A और X, इसमें जो A था ना बेटे, यहाँ जो मैंने A+X लिया था, देखो A+X, उसमें जो A था वो ये वाला A होगा 0.2, तो यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे। लेकिन जो ऊपर इस वाले में था एसिटिक एसिड में A-X था, A-X में जो A है वो ये वाला A है, A-X में A कहां से आ रहा है, यहां से, और A+X में जो ये A आ रहा है ये यहां से आ रहा है, तो इस A+X में A की वैल्यू 0.2 भरेंगे और A-X में A की वैल्यू 0.02, इस तरह से भरेंगे। अब इन्हीं को मैं वहां पुट कर रहा था, ये वाली 0.2 + x हो गया यहाँ तो, और यहाँ 0.02 - x, इस तरह से x नेगलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ 0.2 रह जाएगा और यहाँ 0.02। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर हम इसको उधर भेज दें तो आएगा हाइड्रोजन आयन, बड़ा सिंपल अब रह गया है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल सकती है 1.8 × 10⁻⁵ तो था ही, और इसको हम 0.02 ऊपर ले जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.2। इसको आप देखिए, इसको सीधी बात है, इसको हम काटेंगे तो 1/10 आएगा, 0.2 से ये कितना है, बहुत कम है, 1/10 आएगा इसका, इसे काटेंगे तो आएगा 1/10, और इसको कर देंगे सॉल्व तो आएगा 1.8 × 10⁻⁵, और नीचे 10 कितना है, -4 आ जाएगा। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो आ जाएगी इतनी। ये सब मैथ्स है, मैथ्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁵ था ना, -6 होगा बेटे, -6, क्यों, ये 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -5 और -1, 10⁻⁵, और ये वो 10⁻1, तो -6 आएगा। ये अपना फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। पूछा था कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इसको मैं अलग से लिखता हूं, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी कितनी होगी, यहां से हटा दो, और ये हमने यहां निकाल दिया कि इतनी होगी। तो इस प्रकार से इसके हर एक स्टेप को आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से सुन सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं, इसको अगर कहीं पे भी थोड़ा डाउट लगे तो वीडियो को रोको, फिर से पीछे करो और फिर सुनिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें हर बात मैं कह चुका हूं, आप सुनना है बस दोबारा से रिपीट करके। चलिए मैं इसको न्यूमेरिकल 1 को हटाकर अब न्यूमेरिकल नंबर 2 ला रहा हूं, वो भी कुछ थोड़ा सा ऐसा ध्यान देने लायक है। इसको मैंने हटा दिया और एक नया न्यूमेरिकल मैं आपके सामने ला रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं किसी और जगह से लाता हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, बोलता है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या, द पीएच वैल्यू, तो पीएच को निकालना है, ये आपको दिया है, पीएच को निकालने को कहा है। और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया है, किसका पीएच निकालना है, 10⁻⁻² मोलर HNO3, तो किसका निकालना है, 10⁻⁻² मोलर HNO3, नाइट्रिक एसिड है ये, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻² मोलर, मोलर को m लिख सकते हैं, यानी मोलर की यूनिट्स होती है मोल पर लीटर, तो हमने लिख दिया। अब ये आपको दिया है कि नाइट्रिक एसिड है, दूसरी ये सॉल्यूशन है बेटे, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻² मोलर, और इसकी पीएच पूछिए। सारा क्वेश्चन इतना ही है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे हम, तो पहले तो हमने दिया रखा नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है। वैसे नाइट्रिक एसिड लिक्विड होता है, पर सॉल्यूशन का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, तो यूं भी कह सकते हैं, या यूं कह लो कि नाइट्रिक एसिड में पानी मिला दोगे, कैसे भी कह लो, तो उसके बाद इसमें से ऐसा हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूट जाएगा, पूरी तरह टूटेगा। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का एक उदाहरण, आप देखिए उदाहरण करा रखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो ये उदाहरण था स्ट्रॉन्ग एसिड का, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे आते थे HCl वगैरह, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जो पूरा टूटते हैं, कंप्लीट टूटते हैं, उनमें कंप्लीट एरो होता है, इक्विलिब्रियम नहीं आता। स्ट्रॉन्ग वाले में ऐसे आता है फॉरवर्ड, इरिवर्सिबल, और उसमें से मिलेगा H+ और NO3-, हम ऐसे लिख लें तो भी ठीक, या एक अच्छा तरीका है कि एक्वस का मतलब अलग से वाटर लिख लेते हैं। लो भाई इसको पानी मिला है ना, पानी को हम अलग से वाटर लिख देते हैं। अब ये HNO3 क्या दे रहा है, NO3-, तो इसका H+ अलग हो रहा है, ये जो इसमें से H+ निकलेगा वो वाटर में ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, H3O+, यानी इसमें से H+ निकालो, यहां डाल दो तो H3O+ बन जाएगा, और पीछे बचेगा NO3-। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, हमने इस तरह तोड़ दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस भी है, और बैलेंस इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है। इसमें इसका एक मोल है, नाइट्रिक एसिड का एक मोल है, तो इसका भी एक ही मोल है, इन दोनों कंपेयर करो जरा, इन दोनों का एक एक मोल है, यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की होगी, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका 2 मोल होगा, इसका भी 2 मोल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 3 मोल होगा, उसका 3 मोल, यानी जितने इसके मोल होंगे उसके उतने उसके मोल, यानी कि नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी किसके बराबर, H3O+ कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी।
लेकिन नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दे रखी है 10⁻²⁻² मोलर, तो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें दे रखी है। यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे HNO3 लिखता हूं, चलो ऐसे लिख दिया मैंने, इस चीज को मैंने यहां से वहां लिख दिया। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की बराबर थी और नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन था 10⁻² मोलर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 10⁻² मोलर, ऊपर से ये उतर आया, तो हमें मिल गया कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी आ गई। अब इसका यूज हम पीएच निकालने में कर सकते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या था? पीएच था माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो या हाइड्रोनियम भी, बात एक ही होती है, ऐसे लिख लो या वैसे, बात एक ही होती है। तो अपन ने ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला लिखा था हमने ऐसा। अब माइनस तो माइनस लिख दिया, लॉग भी लॉग, लेकिन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻²। हमें पता है पावर हमेशा बाहर आती है, ये माइनस तो लिखा ही हुआ है, ये पावर -2 भी बाहर आ जाएगी, ये -2 बाहर आ चुकी है और log 10 बचेगा। आपको पता है log 10 1 होता है, हमें पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, हमने किया था फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये माइनस और -2 +2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा और log 10 तो 1 हो जाएगा, यानी पीएच आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन का आंसर पीएच निकाल दिया। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी सेंड कर दूंगा और उसको आप देखिए, उनका भी आप पीएच निकालने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ये पार्ट ए किया था हमने, आपको पार्ट बी खुद करना है। तो पार्ट बी क्वेश्चन में यहां लिखता हूं, जैसे वो क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है कि आपको फिर से पीएच निकालना है 0.03 नॉर्मल HCl का। तो आपको पीएच निकालना है, कितना है? 0.03 नॉर्मल HCl का। ऐसी मैं पार्ट सी भी करता हूं कि पीएच निकालना है, कितना है? कितना? 0.002 क्या मोलर, कौन सा नेगेटिव? H2SO4। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और एक और पार्ट है, इसका डी पार्ट मैं कराता हूं, थोड़ा टेढ़ा है, उसे करा देता हूं और इनको सीख लो आप, ए को और डी को सीख लो, ये सब आराम से हो जाएंगे। अगर आप ए और डी को ठीक से सीख लोगे तो ये इजी है, उससे यही मेथड उसमें लग रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं, इसी का डी पार्ट। डी पार्ट इसका न्यूमेरिकल 2 का डी पार्ट क्या है भाई, वो दे रखा है आपको। फिर से पीएच निकालना है किसका? 0.001 नॉर्मल H2SO4। आपको निकालना है पीएच किसका? 0.00 कितना था? 0.001 नॉर्मल H2SO4। अभी थोड़ा ध्यान से करने वाला है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे आप बोलोगे H2SO4 जो होता है ना बेटे, जब वो पानी में मिलेगा वाटर में तो देगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट टूटेगा बेटे। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा, एरो आगे की तरफ आएगा, इक्लूड नहीं आएगा। और इससे देखो H+ कितने हैं? इसमें 2 है, 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 2 हाइड्रोजन देगा ये। हालांकि ये 2 हाइड्रोजन 2 स्टेप में देता है, पर हम इसको सिंपल कर लिख रहे हैं। और बाकी बचेगा SO4 2- सल्फेट आयन अलग हो जाएगा और 2 H+ देगा, क्योंकि ये एसिड टूटने पर 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इसकी या यूं कह लो कि जो 2 H+ दे रहा है वो इस पानी में मिलकर, 2 वाटर में मिलकर 2 H3O+ बन जाएगा। मैंने कहा था ना H+ को आप H3O+ भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ H+ लिखो या H3O+ बात एक ही होती है। तो अपन ने ऐसे लिख दिया। अब जो एसिड टूटने पर जितने हाइड्रोनियम आयन देगा या जितने हाइड्रोजन आयन देगा, बात एक ही है, उतनी ही उसकी होती है बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या देते हैं? बेसिसिटी। याद रखना, एसिड के लिए हमेशा हम बेसिसिटी निकालते हैं और बेस के लिए हमेशा हम एसिडिटी निकालते हैं। उल्टा होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। और एसिडिटी या बेसिडिटी दोनों को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वैसे n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी होता है, पर यहाँ पे हम इसका n से डिनोट करते हैं। तो बेसिसिटी का मतलब n। और कितनी बेसिसिटी है देखो, ये टूटने पर कितने हाइड्रोनियम आयन दे रहा है? 2 दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, मतलब n की वैल्यू 2 होगी। ये इसकी आ गई बेसिसिटी। अगर मान लो कोई ऐसा एसिड होता जो एक ही देता, H+ या H3O+, एक ही देता तो उसकी 1 होती, कोई 3 देता तो 3 होती। इसकी 2 है, 2 ही दे रहा है ये, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कैसे लिख लो, तो बेसिसिटी 2 आ गई। इसका यूज हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई अपनी बात। अब एक फॉर्मूला होता है बेटे, एक फॉर्मूला होता है कि नमन का फॉर्मूला, N = m/n, यानी n तो है नॉर्मेलिटी, जहां n क्या है? नॉर्मेलिटी, आप जानते हैं, और m है मोलरिटी, ये भी आपको पता है, पढ़ा है आपने। और यहां n का मतलब क्या है? एसिडिटी या बेसिसिटी। बेसिसिटी भी हो सकता है, अगर वो एसिड दिया है क्वेश्चन में तो बेसिसिटी होगा n का मतलब, और अगर क्वेश्चन में अगर बेस दिया होता तो यहाँ एसिडिटी होता। अभी हमारा क्वेश्चन एसिड को लेकर है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड के लिए बेसिसिटी आती है। n का मतलब होता है बेसिसिटी, किसके लिए? फॉर एसिड। और या फिर इसका n का मतलब और एसिडिटी भी हो सकता है, वो किसके लिए होगा? फॉर बेस के लिए। पर हमारा क्वेश्चन तो एसिड को लेकर चल रहा है, तो हम इस वाले को लेकर चलेंगे। और ये तो दोनों हमको पता ही है, ये फॉर्मूला है। अगर n = इतना है तो n कितना होगा? m होगा n/n। n को इस n से डिवाइड कर दो। अब हम मोलरिटी निकालने जा रहे हैं, किसके लिए? फॉर H2SO4, जो हमको दिया है इसके लिए निकालने जा रहे हैं। मोलरिटी
निकालने जा रहे हैं बेटे। नॉर्मेलिटी कितना दिया है 0.001, तो मोलर नॉर्मेलिटी हम दे रखा है, भर देंगे 0.001 नॉर्मल दे रखा है। और नीचे एन की वैल्यू कितनी थी 2 थी, बेसिसिटी 2 थी, ऐसा लिख देंगे भाई। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है मोलरिटी की। अब हमने मोलरिटी निकाल लिया फॉर H2SO4, मोलरिटी हम निकाल चुके हैं। अब इस मोलरिटी से हम आगे क्या करेंगे, मोलरिटी की वैल्यू आ चुकी, इसका यूज कैसे करेंगे, इन फॉर्मूले को तो हम हटा देते हैं, सिंपल लिखते हैं, ये फॉर्मूले हम जान गए। अब इसके बाद इसका यूज करके यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें पीएच निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान देखेंगे कि इसमें H2SO4 देखो, इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बता रही है, इक्वेशन 1 बैलेंस है, देख लो अच्छी तरह से, बैलेंस है ना, बैलेंस इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये कह रही है कि H2SO4 को इससे कंपेयर करो, यहां इसका 1 मोल है और वहां इसके 2 मोल, यानी कि 1 मोल H2SO4 होगा तो उसे डबल मोल, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 का जो होगा वो उससे डबल कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी हाइड्रोजन आयन की। तो हम कह रहे हैं कि H2SO4 का 1 मोल दे रहा है डबल मोल, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे डबल है, हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन डबल आ रही है। तो हम ऐसे कहेंगे कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन से कितनी आ रही है, डबल आ रही है। देखो वहां भले 2 लिखा है हाइड्रोनियम के साथ, लेकिन यहां 2 लिखेंगे H2SO4 के साथ। क्या, क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल टूट रहा है, उसके डबल बन रहे हैं, किसके डबल बन रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन के। तो हाइड्रोनियम आयन डबल है, हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इससे डबल है, ऐसे लिखेंगे। देख लेना, ऐसे मत लिख देना कि H2SO4 2 टाइम हाइड्रोनियम ना, अगर यहां ऐसे लिखा तो यहां उसका उल्टा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी होता है, तो 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इससे डबल होगी। यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 देखो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 यानी मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है, वो इतनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 कितनी है 0.001/2, तो इससे डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये सब हो जाएगा बेटे। अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, अब लास्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो आ गया हमारा इसकी मोलरिटी। अब मैं इसको एक बार और सोचने दो मुझको, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, एक मिनट वेट कर लो, इसमें लग रहा है कुछ थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहता हूं। नॉर्मेलिटी दिया था ना क्वेश्चन में, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदल दिया, और नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलने के लिए 2 तो लगाएंगे ही, लगा देंगे, तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा H2SO4, और हाइड्रोनियम की डबल होगी तो वापस वही आएगी। ठीक बात कर रहे हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लग रहा है कि यहाँ पे 0.001 थी और फिर हमने इसको हाफ कर दिया, फिर हाफ करके फिर डबल कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से वही आ गया, तो कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा ही, 2 और 2 कट जाएगा तो 0.001 आ जाएगा, और ये आ जाएगी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 2 और 2 कट गया, 0.001 आ चुकी है। अब इससे हम पीएच निकाल देंगे। देखिए इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं, पीएच कितना होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ या तो H+ या H3O+, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ये है अपना फॉर्मूला ही था ये पीएच का। अब इससे हम पीएच निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ये रही 0.001, इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/1000, एक ही बात है, 1/1000 का मतलब 0.001। अब एक फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ, एक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैथ्स का, होता है लॉग ऑफ A/B, दो चीज डिवाइड हो रही हूं तो उसको कर सकते हैं लॉग A माइनस लॉग B, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर भी 2 डिवाइड हो रही है 1 और 1000, तो इसको हम ये माइनस को तो बाहर रख देंगे, और ये लॉग ऑफ A/B मान लो, इसको A को मतलब 1 मान लो और B को 1000, तो लॉग A/B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B, तो यहां लिख देंगे लॉग ऑफ A मतलब 1 और माइनस लॉग ऑफ B मतलब 10⁻3, 1000 को क्या लिखेंगे 10⁻3। आप 2 स्टेप में कर सकते हैं, हमने लिख दिया। अब आप देखो एक चीज होती है कि मैथ्स में log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे माइनस, ये 0 हो जाएगा, और ये log 10⁻³ जो पावर होती है 3 बाहर आती है, पता है आपको, और log 10 बचता है, पर आपको पता है log 10 जो होता है वो 1 होता है, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग होता है, ये log 10 तो 1 हो जाएगा, यहां सिर्फ 3 बचेगा, कैसा 3 बचेगा -3, ये -3 और माइनस क्या हो जाएगा +3, तो +3 को 3 लिख दें, क्या दिक्कत है, 3 आएगा आंसर, और यहां से उतरेगा पीएच, तो अपना पीएच आंसर आ चुका है 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का पीएच आएगा 3। तो ये हमने एक क्वेश्चन और किया, इसको आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से किया गया है। अब बेटे वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाता है, कई बार एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करता हूं, अगर वीडियो कहीं कट जाता है तो कोई बात नहीं, हम यहां तक वीडियो को ट्रिम करके भेज देंगे, नहीं तो अगला क्वेश्चन भी हो जाए तो और अच्छा है। अब हम एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है अपना एक और
वो है, देखिए, ए सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कंटेन 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोलता है एक सॉल्यूशन है, वो किसका बना है? नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का बना है। कैसे बनेगा? उसमें खुला पानी मतलब एक्वस डाल देंगे तो बन जाएगा। अब ये नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसके बारे में क्या बताया है? बोलता है इसमें 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड है। इस सॉल्यूशन में 0.63 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या इसमें सॉल्यूट है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। W मतलब मास और 2 का मतलब सॉल्यूट। तो नाइट्रिक एसिड इस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड की मात्रा इतनी है, सॉल्यूट की मात्रा इतनी है, लिख दिया। और कहता है उसके बाद क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप बाद में लिख सकते हैं सुनकर, तो ऑडियो के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि क्या बोल रहा हूं। उसके बोलता है सॉल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बन गया। और कहता है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। ये ml मतलब वॉल्यूम होगा, और ये सॉल्यूशन का है तो VS कहेंगे, तो VS भी अपने को मिल गया और W2 मिल गया। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब आगे क्या है? इसके बाद कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इफ द एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर ये एसिड पूरा टूट रहा है, देखो कंप्लीट टूट रहा है, क्यों टूटेगा पूरा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है, और स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे टूटते ही है। तो बोलता है पीएच निकालिए, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। अपने को पीएच निकालना है, कितना है ये निकालना है, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। क्या करेंगे? देखो इसी को, एक्वस का मतलब पानी होता है, तो ये हम पानी लिख देंगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा? ये इसको एक्सप्रेस दे देगा, तो H2O में अगर एक्सप्रेस आ गया तो क्या बनेगा? H3O प्लस बन जाएगा, और NO3 माइनस अलग हो जाएगा, NO3 माइनस अलग हो जाएगा। ये है आपका सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की आपको पता लग गई, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा दूर दोबारा लिखूंगा। ये HNO3 था, इसमें पानी था मतलब H2O, नाइट्रिक एसिड ने प्रोटॉन दिया इसको, तो ये तो बन गया H3O प्लस, और बाकी नाइट्रिक एसिड में से NO3 माइनस बच गया। इस चीज को मैंने यहां लिख दिया, और ऊपर मैंने वो सिंपल वे में लिख दिया कि इसमें पानी डालेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। ये इसको सॉल्यूशन लिख दो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ने ऐसे दिया था, हमने इसको आगे बढ़ा दिया ऐसा। अब इसमें दो बातें करेंगे, इसको लेकर आगे चलेंगे। इसके पहले तो हम क्या करेंगे बेटे कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए पहले तो मैं इस नाइट्रिक एसिड की ना कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं। तो नाइट्रिक एसिड के मोलर मास कितना होता है? H का 1 होता है, N का 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 48 होता है। तो इस सबको सॉल्व करोगे 63 आ जाएगा ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपके पास आ गया 63 ग्राम पर मोल। आपके पास W2 हो गया, M2 हो गया, मोलर मास और मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लेंगे N2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही होता है, मास है 0.63 ग्राम और मोलर मास है 63 ग्राम पर मोल। चलिए N2 की वैल्यू आ गई, सॉल्व बाद में कर लेंगे। अब हमें मोलरिटी भी निकाल लेते हैं, इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकाल रहा हूं मैं? HNO3 की। तो HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहा हूं। ये देखो नाइट्रिक एसिड पानी मिलाया तो सॉल्यूशन ही तो था। इस सॉल्यूशन में ये दो आयन थे, ये मतलब हुआ इसमें दो आयन थे। तो अब इस नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। इसी से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 निकाल लेंगे। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन HNO3 वो हम निकालेंगे मोलरिटी में। M मतलब मोलरिटी, मोलरिटी निकालना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। इसकी निकाल रहे हैं ऑफ HNO3 की निकाल रहे हैं भाई। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये ml में हो तो 1000 भी आता है, ये तो पता था आपको। और N2 का मतलब जानते हैं W2/M2 होता है। तो मैं रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते जाएं। N2 का मतलब निकाल चुके हैं ये सारा, तो इसको लिखेंगे 0.63/63। ये ग्राम पर मोल था नीचे और ऊपर ग्राम था। ये दोनों वैल्यू N2 की वैल्यू आ चुकी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे भर देंगे 100 ml, और ऊपर क्या है? 1000 है। देखो ऊपर 1000 भी है, 1000 था ही फॉर्मूले में था। अब ये कटेगा तो ये आएगा 10 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 0.63 को 10 से करेंगे तो आएगा 6.3 और नीचे 63। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। 0.1 आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। यहां से लेकर हमने यहां तक देखो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन हमने ये निकाल दी 0.1। ये आपके पास आ चुका। अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप यहां आ जाएंगे। ये नाइट्रिक एसिड जो था सॉल्यूशन में, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो इतनी थी। तो यही तो है नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन पानी डाल के बना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.1। अब आपको इस इक्वेशन से भी कुछ मालूम पड़ रहा है, ये इक्वेशन बैलेंस है, देख लो अच्छी तरह से। अब इसमें जितने 1 मोल HNO3 है तो 1 ही मोल हाइड्रोनियम आयन है। इसका मतलब HNO3 कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो H3O प्लस के बराबर होती है। ये यूं कह लो कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और इसकी बराबर है दोनों की। H3O प्लस इज इक्वल टू HNO3, और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल चुके हैं 0.1। तो 0.1 लिख दिया, यानी ऊपर से उतरा H3O प्लस, तो फिर H3O प्लस की भी इतनी हो गई बेटे, ये भी निकाल लिया। अब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम पीएच निकाल सकते हैं।
तो अगले स्टेप में पीएच निकालेंगे। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ, वही फॉर्मूला, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। माइनस लॉग तो माइनस लॉग लिख दिया, और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? 0.1। अगले स्टेप में माइनस लॉग को फिर से लिखा और 0.1 को 1/10, फिर माइनस को ऐसे रहने दो और log 1/10। log 1/10 होता है log 1 माइनस log 10, क्योंकि मैंने कहा था फॉर्मूला log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, तो log 1/10 होगा log 1 माइनस log 10। इसको सॉल्व कर लेंगे यहां पर आगे। माइनस को तो माइनस रहने दो, log 1 0 होता है और माइनस log 10 होता है 1, तो 0 माइनस 1 होगा, सिंपल सी बात। 0 को कोई मतलब नहीं है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा, यानी pH इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटे। तो इसका आंसर आ रहा है pH इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। अब आप इसको देख लीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को एक बार और हर बात को सुनिए। जो मैंने क्वेश्चन है उसको मैंने बोला था ऑडियो में साथ साथ, उसको आप सुनकर क्वेश्चन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। और आपको मैं एक राय दूं, इन सभी क्वेश्चन को आप साथ साथ एक पेज लेके समझिए और साथ साथ खुद लिखिए। क्वेश्चन भी हो जाएगा, आंसर भी, और समझ में बेटर आता है अगर आप अपने हाथ से साथ साथ सुन सुन के लिखते हैं। तो जैसे क्लास में आप करते हैं, सुनते हैं और साथ साथ लिखते हैं, वैसे आप यहाँ कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।